मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो हम पढ़ रहे थे कि इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म हमने पढ़ लिया था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे बनी हुई थी, वेमर रिपब्लिक के बारे में पढ़ा। और उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साय थी उसके बाद जो है क्या इकोनॉमिक कंडीशन जो हुई थी जर्मनी की, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। आपको बताया था कि उसके जो रिसोर्सेज हैं जर्मनी के, कोल वगैरह के, आयरन के डिपॉजिट्स वगैरह जो हैं वो सब उससे ले लिए गए थे। उनका ज़्यादातर हिस्सा 75% पार्ट तक उससे ले लिया गया था। उसके 13% टेरिटरी जर्मनी से ले ली गई थी। और साथ में वर्ल्ड वॉर 1 में ऑलरेडी उसकी इकोनॉमिक वेल्थ सारी ड्रेन आउट हो चुकी थी। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 के खर्चों को पूरा करने के लिए जर्मनी ने बहुत सारे लोन्स लिए थे, वो लोन्स भी उसको रिपे करने थे। उन लोन्स को रिपे करते करते जर्मनी का खुद का गोल्ड रिजर्व जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, लेकिन लोन्स अभी भी देने बाकी थे। और साथ में जो खुद की कंट्री है, अपनी कंट्री को चलाने के लिए, वापस से डेवलप करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत थी। तो कुल मिला के जर्मनी का जो खुद का नेशनल ट्रेजर है वो पूरी तरीके से खाली हो गया था। खुद का नेशनल ट्रेजर पूरी तरीके से खाली हो गया था, गोल्ड रिजर्व भी खाली हो गया था जर्मनी का। तो अब कुछ नहीं था। जब गवर्नमेंट को कोई रास्ता नहीं सूझा तो क्या किया कि उन्होंने करेंसी जो है अपनी, यानी जर्मनी की करेंसी जिसको जर्मन मार्क बोला जाता था, क्या बोलते थे उसको? जर्मन मार्क। जैसे मैंने जर्मन मार्क बोला जाता था, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जर्मन मार्क, ठीक है। तो करेंसी को रेकलेसली छापना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा, कि अपने पास से पैसे अपने छापने शुरू कर दिए। और कल भी यही बात कह रहा था मैं लास्ट लेक्चर में कि कोई भी कंट्री जो है, आपको लगता होगा कि वो चाहे तो अपना पैसा छाप सकती है और आराम से, उसकी खुद की बैंक होती है, वो आराम से पैसा छापे, अपनी खुद की करेंसी है, अपनी कंट्री में उसको सर्कुलेट करे, दिक्कत क्या है। जैसे इंडिया के विषय में भी आपको लगता होगा कि पॉवर्टी है, गरीबी है, तो हमारा देश जो है वो खुद पैसे क्यों नहीं छाप सकता? वो खुद पैसे छापे आराम से, मज़े से, और लोगों को दे दे, कोई गरीब नहीं रहेगा। फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये होती है कि कोई भी कंट्री, यानी कोई भी कंट्री है तो उसका अपना खुद का एक फिक्स्ड गोल्ड रिज़र्व होता है। ये हर कंट्री का अलग अलग होता है। और साथ में क्या होता है, जितनी भी जिस कंट्री की इकोनॉमी हो उसकी एक टोटल असेट वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा पैसे वो नहीं छाप सकते, कोई भी देश सही दुनिया भर का। अच्छा, उससे ज़्यादा पैसे अगर वो छाप देंगे तो होगा क्या? मैं बता रहा था कि हर कंट्री की अपनी खुद की एक एसेट वैल्यू होती है टोटल, वो उतनी ही करेंसी को अपने देश के अंदर सर्कुलेट कर सकती है लोगों के बीच में। तो कुछ लोगों के पास वो पैसा ज़्यादा पहुंचता है जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे जिसका जो भी काम होता है, जो भी एम्प्लॉयमेंट होता है, लेकिन वो पैसा सर्कुलेट होता रहता है। यानी पैसा जो है वो कभी ख़त्म थोड़ी होता है। यानी जो भी करेंसी है, सरकार ने जो भी पैसा मार्केट में छोड़ रखा है आम जनता के हाथ में, अलग अलग रूपों में है। मतलब वही पैसा हम, जैसे मान लो हम कोई चीज़ मार्केट ख़रीदने गए, हमारे पास 100 रुपये का नोट है, हमने दिया किसको? वो 100 का नोट हमने रिटेलर को दिया, शॉपकीपर को दिया, वो शॉपकीपर की इनकम हो गई, ठीक है। और वो उस पैसे को जा करके फर्दर बैंक में जमा करेगा, और वही 100 का नोट वो उसने बैंक में जा करके जमा कर दिया। बैंक अपने पैसे क्या करती है? बैंक लोगों को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, वही 100 रुपये कहीं और गए किसी और के हाथ में। इस तरीके से मनी सर्कुलेट होती रहती है। लेकिन अब ज़रा सोचिए कि अगर बहुत सारा पैसा मार्केट में आ जाए तो, बहुत सारा पैसा मार्केट में आ जाए तो, यानी लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा आ जाए। जैसे मार्केट में अगर पैसा बहुत सारा आता है, गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा प्रिंट करती है, तो लोगों की जेब में पैसे ज़्यादा पहुंचेंगे, और जब पैसे ज़्यादा पहुंचेंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। आज हम सभी लोग हैं, हम जो कुछ भी खरीदते हैं हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो कार परचेज़ नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति है जो कार परचेज़ कर सकता है, लेकिन वो अभी कार परचेज़ क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। लेकिन जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होगा, गवर्नमेंट खूब सारे पैसे छापे, सबको दे दे, तो क्या होगा? हर व्यक्ति कार परचेज़ कर पाएगा। यानी क्या होगा? कार की डिमांड मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। यानी कार्स का प्रोडक्शन जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगा। सबके पास पैसे होंगे, सब लोग कार खरीदने पहुँच जाएंगे, लेकिन कार्स मार्केट में होंगी ही नहीं उस समय तक। और जब डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और सप्लाई होगी नहीं, यानी चीज़ें उतनी होंगी नहीं जितनी होनी चाहिए, जितनी लोग मांग रहे हैं, जितनी डिमांड है मार्केट में, तो उस केस में क्या होता है? उस चीज़ के प्राइस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी महंगाई बढ़ जाती है। ही कुछ यहाँ हुआ
कि कोई भी कंट्री जब वो बहुत ज़्यादा पैसे छापेगी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा होगा, लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा होगा। जब लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा होगा तो वो लोग जो पहले किसी चीज़ को नहीं खरीद पाते थे उनकी भी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और वो भी उन सारी चीज़ों को खरीदेंगे, तो उन चीज़ों की मार्केट में डिमांड जाएगी बढ़, और एकदम से इतनी सप्लाई नहीं बढ़ सकती। खासतौर से जर्मनी जैसे देश उस समय वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जिसके खुद के रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, सारी चीज़ें ऑलरेडी कोलैप्स हो गई थी, तो वो इतना प्रोडक्शन कभी भी नहीं कर सकते थे। लेकिन पैसा जब ज़्यादा छापा तो जो जर्मन पॉपुलेशन थी उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी, वो सारी चीज़ें खरीद सकते थे अब जो पहले नहीं खरीद सकते थे, तो उन सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ी, और जब डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ, उतना प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था, और जब प्रोडक्शन चीज़ें कम थी, मांगने वाले खरीदने वाले ज़्यादा थे, तो जब चीज़ें कम होती हैं, डिमांड ज़्यादा होती है, तो उन चीज़ों के प्राइस एक साथ बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जाते हैं, वो चीज़ें एक्सट्रीमली क्या होता है, महंगी होती चली जाती है। तो ऐसे ही महंगाई, जब बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने डाला मार्केट में, लोगों के हाथ में पैसा बहुत आया, चीज़ें थी कम, तो उस पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो गई, बहुत तेज़ी से पैसे की वैल्यू कम होनी शुरू हुई। कौन से पैसे की, जो जर्मन करेंसी उसकी वैल्यू देखिए कैसे कम हुई। जो अप्रैल में 1923 में अप्रैल में एक US डॉलर जो है, $1 24 जर्मन करेंसी के बराबर था, 24,000 जर्मन मार्क्स के बराबर था। ठीक है, वो $1 जो है वो 24,000 जर्मन मार्क्स के बराबर था अप्रैल में। ठीक, उसके बाद अप्रैल के बाद 2-3 महीने बाद ये जुलाई में कितना पहुंच गया, $1 जो है 3,53,000 मार्क्स के बराबर पहुंचा, फिर $1 46,21,000, और उसके बाद ये 9,88,60,000 मार्क्स इन दिसंबर। यानी हर 2-3 महीने के पीछे क्या हुआ, जर्मनी की करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती चली गई। यानी $1 के बदले कितना पैसा देना पड़ रहा था, इतनी जर्मन करेंसी जा रही थी। और ये क्यों हो रहा था, क्योंकि जर्मनी ने या जर्मन गवर्नमेंट ने उस समय जो थी उसने बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा पैसा अपनी जर्मन करेंसी जो मार्केट में उतार दी थी। अब चारों तरफ जर्मनी की जो करेंसी है, लोगों के पास पैसा तो खूब था लेकिन मार्केट में चीज़ें ही नहीं थी, तो उस पैसे से क्या खरीदते वो, और जो चीज़ें थी वो बहुत ही कम थी। अब कम थी, लोग डिमांड कर रहे थे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बाहर से खरीदेगी। अमेरिका जैसे देशों से उन्होंने उन चीज़ों को मंगाना शुरू किया, क्योंकि डिमांड अपने आप तेज़ी से बढ़ रही थी। डिमांड क्यों बढ़ रही, क्योंकि लोगों के पास पैसा था, अब वो हर चीज़ ले सकते थे जो उन्हें चाहिए थी, उन सभी चीज़ों की डिमांड करनी शुरू कर दी। अपने यहाँ बना नहीं सकते थे क्योंकि खुद की इंडस्ट्रीज़ वगैरह वर्ल्ड वॉर के दौरान सब तबाह हो चुकी थी, तो वो सब अमेरिका जैसे देशों से इन्होंने बाहर से मंगाना शुरू किया। जब बाहर से मंगाएंगे तो क्या करेंगे, उन्हें पैसा देंगे, और जब अमेरिकन मार्केट को पता है कि भाई यहाँ पर ऑलरेडी कुछ है नहीं और पैसा इन्होंने खूब सारा छाप रखा है, डिमांड इतनी ज़्यादा आ रही है, तो वो वहाँ से जब मंगा रहे तो बदले में उन्हें $1 के बदले, यानी $1 का सामान मंगाते तो अपने यहाँ के उनको 24,000 रुपये देने पड़ते। आगे अप्रैल के बाद स्थिति ये हो गई कि उनको 3,53,000 रुपीज़ देने पड़ते थे। अगर $1 की कोई चीज़ अमेरिका से मंगा रहे हैं या आ रही है जर्मनी में, तो उसके बदले उन्हें अमेरिका को इतने सारे जर्मन रुपीज़ देने पड़ते थे, या जर्मन करेंसी, जर्मन मार्क्स जो है वो देने होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये वैल्यू जर्मन करेंसी की गिरती गई, और इतनी ज़्यादा गिर गई वैल्यू कि एक ब्रेड खरीदने के लिए भी लोगों को क्या करना होता था, बास्केट भर के या गाड़ी भर के पैसे ले जाने होते थे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आज मान लो हमारे पास एक 100 रुपये का नोट होता है, तो उस 100 रुपये का नोट अगर मेरी जेब में है या आपकी जेब में है, तो उसका मतलब ये है कि उस 100 रुपये से आप 100 रुपये की वैल्यू की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। ठीक, जो पेपर करेंसी है उस पर मान लो जो इंडियन करेंसी है रुपीज़, उस पर अगर 100 रुपये का नोट है तो उसका वो आपकी जेब में, इसका मतलब ये है कि आपकी परचेजिंग पावर उस समय 100 रुपये है। उस 100 रुपये की वैल्यू में जो चीज़ जितनी भी आती हो, मान लो कोई चीज़ 100 रुपये किलो होगी तो वो 1 किलो आपको मिल जाएगी, कोई चीज़ 100 रुपये की अगर 250 ग्राम्स होगी तो वो 250 ग्राम्स मिल जाएगी। तो जो भी चीज़ 100 रुपये में जितनी भी आ सकती है उतनी आप खरीद सकते हैं, वो आपकी परचेजिंग पावर होती है कि आप 100 रुपीज़ वैल्यू की कोई भी चीज़ ले लेंगे।
लेकिन जर्मनी के एक नोट की, एक जर्मन मार्क की वैल्यू जो है वो कुछ भी नहीं रही होगी उस समय, जब यहाँ $1 के बदले इतने सारे नोट देने पड़ते थे $1 के बदले। तो जर्मनी की भी स्थिति यही हो गई कि वहाँ ब्रेड वगैरह जो थे तो एक ब्रेड पीस के लिए लोग बकेट भर के, गाड़ी भर के पैसे ले जाने पड़ते थे उन्हें, और बाद में वो लाते थे। कारण क्योंकि पैसा बहुत था, बहुत सारा पैसा प्रिंट कर दिया था, तो लोगों के पास पैसा भर भर के था, लेकिन चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी, बाहर से मंगानी पड़ रही थी और वो चीज़ें फिर बहुत महंगी थी। तो क्या हुआ, डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी, सप्लाई करने वाला कोई था नहीं, सप्लाई बाधित थी, और जिसकी वजह से क्या हुआ, महंगाई बढ़ी। तो एक फिनोमेना देखने को मिला जिसमें चीज़ों के प्राइस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो जर्मनी में कंडीशन बनी कौन सी, हाइपर इन्फ्लेशन। किसकी कंडीशन बन गई, हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति बन गई। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब जब महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर होती है, यानी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई चीज़ें, मतलब सोचिए रोटी जैसी चीज़ इतनी महंगी हो गई कि उसको एक रोटी खरीदने के लिए या एक ब्रेड खरीदने के लिए गाड़ी भर के नोट ले जाने पड़ रहे थे। क्यों ले जाने पड़ रहे थे, क्योंकि क्या था कि वो अपनी जो करेंसी की वैल्यू है वो बिल्कुल डाउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। जैसे आज अगर हम कोई ब्रेड लेने जाते हैं तो हम 50 रुपये ले जाएं तो हमें आराम से एक ब्रेड का पैकेट बढ़िया मिल जाएगा, जो कि 30-35 रुपीज़ का था बड़ा। क्यों, क्योंकि इंडियन करेंसी की वैल्यू अभी $1 के मुकाबले 74-75 रुपीज़ के अराउंड चल रही है, इसलिए। और एक्स्ट्रा करेंसी मार्केट में नहीं है, तो डिमांड और सप्लाई का लेवल बना हुआ है, समझ आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी हमारी और ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी। अगर उतनी तेज़ी से ब्रेड का प्रोडक्शन कभी नहीं हो पाया तो वही पैकेट फिर आगे चल करके बहुत महंगा होगा, उसको ख़रीदने के लिए हमें और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति बनी, यानी बेसिक नीड जो है, खाने जैसी चीज़ें भी बहुत बहुत महंगी हो गई। उनको ख़रीदने के लिए गाड़ी भर के नोट चाहिए होते थे और ले जाते थे। ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स आपको आपकी बुक में और वैसे भी देखने को मिल जाएगी, मैं यहाँ पे भी लगा दे रहा हूँ। तो इस पिक्चर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है वो एक कार्ड पर बहुत सारे नोट रख के ले जा रहा है। ठीक, तो ऐसे लोग नोट भर भर के ले जाते थे, तब जाके वो कुछ खरीदते थे और तब जा कर के वो खा पाते थे। जब जर्मनी की स्थिति इतनी ख़राब देखी, इंडस्ट्री पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी, इंडस्ट्रीज चल नहीं रही थी, कोई सी इंडस्ट्री हो, महंगाई इतनी, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। समझ में आया। तो ऐसा भी होता है, पैसे बहुत सारे थे लेकिन उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी। अब सोचिए आज अगर 100 रुपये के एक नोट की वैल्यू 10 रुपये के बराबर रह जाए, आपने बैंक में जो अपने 1000 रुपये जमा कर रखे हैं उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी। समझ में आया। 100 रुपये के नोट की वैल्यू जो है अगर 1 रुपये के बराबर हो जाए आज की डेट में, तो आपने बैंक में जो 1000 रुपये रख रखे हैं उनकी वैल्यू केवल 100 रुपये ही तो रह जाएगी। तो बैंक में जो पैसा है, जो सेविंग्स है आपकी, उसकी वैल्यू भी कुछ नहीं बचेगी। अगर करेंसी की वैल्यू डाउन होती है तो वहाँ के जो लोग थे उनका ध्यान जर्मनी की तरफ गया, और जर्मनी की इस जो इतनी पैथेटिक कंडीशन थी, लोगों की लाइफ बहुत ख़राब थी, तो फाइनली अमेरिका ने जर्मनी की तरफ हेल्पिंग हैंड जो है वो बढ़ाया कि भाई हम जर्मनी की हेल्प करेंगे, और इसके लिए एक प्लान बनाया गया। इस प्लान को नाम दिया गया डावेस प्लान। ठीक है, एक प्लान बनाया डावेस प्लान यूएसए ने, और ये प्लान क्यों बनाया, जर्मनी की हेल्प करने के लिए, जिससे जर्मनी की जो करेंसी है उसको संभाला जा सके और जर्मनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो धीरे धीरे सुधरे। तो डावेस प्लान बनाया, और इस प्लान के अकॉर्डिंग यूएसए ने और बाकी कंट्रीज़ ने धीरे धीरे जर्मनी को थोड़ा थोड़ा पैसा देना शुरू किया, जिससे वो अपनी इंडस्ट्री दोबारा शुरू कर सके। चल के 1924 से 1928 तक, यानी अगले 4 सालों में अमेरिकी मदद से, यानी इस डावेस प्लान के अकॉर्डिंग यूएसए ने जो भी जर्मनी की मदद की उसकी हेल्प से, अगले 4 सालों में जर्मनी की जो इकॉनमी है वो पूरी तरीके से स्टेबल हो गई। स्टेबल हो गई मतलब स्थायी हो गई। अब महंगाई बढ़नी रुक गई थी, हालांकि महंगाई अभी भी बहुत थी, स्थिति कोई सुधरी नहीं थी, क्योंकि आप देख रहे हैं वैल्यू कितनी नीचे जा चुकी थी, महंगाई बहुत ऊपर पहुंच गई थी, तो वो एकदम नहीं सुधर सकती थी 3-4 सालों में। लेकिन फिर भी स्थिति जो बहुत तेज़ी से डाउन हो रही थी वो, उसमें अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ, और जर्मन मार्केट, जर्मन इकॉनमी जो तेज़ी से डाउनफॉल हो रहा था वो डाउनफॉल रुक गया, उसमें कुछ देर के लिए वो रुक गया, उसमें स्टेबिलिटी आ गई।
4 साल बीत चुके थे, 1928 का समय आ गया और जर्मनी की इकॉनमी अब स्टेबल थी, उसने नीचे गिरना बंद कर दिया, बस रुक गई थी, अभी ऊपर भी नहीं उठी लेकिन रुक गई थी अपनी जगह और धीरे धीरे प्रयास कर रही थी जर्मन सरकार जो है कि वो अमेरिका की हेल्प से अपनी इकॉनमी को वापस से खड़ा कर सके। लेकिन 1928 का एक समय आया जब अमेरिका खुद बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आ गया। अब हुआ क्या था 1928 में, ये सुन लीजिए। नाइनटीन 1928 में अमेरिका का शेयर मार्केट है जिसको बोलते हैं वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिकी शेयर मार्केट को बोलते हैं वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। अमेरिकी शेयर मार्केट को बोलते हैं वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। 1928 में अमेरिकी शेयर मार्केट में क्या हुआ? अमेरिकी शेयर मार्केट कोलैप्स होना शुरू हुआ, यानी इसमें जो लोगों ने, कुछ लोगों ने अपने शेयर्स जो हैं वो बाहर निकाले। किस डर से? कि यहाँ अमेरिकी शेयर मार्केट में जिन भी लोगों ने अमेरिकी शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा रखा था, अमेरिका की जो पॉपुलेशन थी, वहाँ के जो लोग थे, बहुत सारे लोगों ने अमेरिका के शेयर मार्केट में, यानी जो भी अमेरिकी कंपनीज थी उन सब में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। और इधर अमेरिका पैसा उठा करके कहाँ लगा रहा था? जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी की हेल्प करने के लिए। लेकिन इसी दौरान अमेरिकी शेयर मार्केट में क्या हुआ? डाउनफॉल आया, यानी कुछ शेयर्स के प्राइस जो है वो एकदम तेज़ी से गिरे। तो कुछ लोगों ने अपना पैसा, जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने शेयर मार्केट से बाहर निकालना शुरू किया। जब कुछ लोगों ने बाहर निकाला, जब डाउनफॉल बहुत तेज़ी से शेयर मार्केट गिरा, तो बाकी जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने शेयर खरीद रखे थे उनको भी लगा कि यार ये तो बहुत तेज़ी से गिरता चला जा रहा है, इससे पहले कि हमारा पैसा इसमें डूब जाए हम भी अपना निकाल लें। तो एक दिन के अंदर, यानी एक सिंगल डे में, ठीक है, एक दिन के अंदर, और वो दिन कौन सा था? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को 1928, 24 अक्टूबर को एक सिंगल डे में कितने शेयर बेचे लोगों ने? 13 बिलियन शेयर बेच डाले। किस डर से? कि शेयर मार्केट में हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू कम हो रही है। उन्हें लगा कि ये और तेज़ी से कम हो, क्योंकि जर्मनी के साथ ऐसा हो चुका था। तो उस डर के चलते सारे लोगों ने मार्केट से अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया और इस शेयर मार्केट से इतनी तेज़ी से पैसा निकाला लोगों ने, एक ही दिन के अंदर 13 बिलियन शेयर लोगों ने बेच दिए। मतलब अपना जो पैसा लगाया था वो सारा पैसा मार्केट से बाहर निकाल लिया वापस से, कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। जैसे किसी ने 100,000 रुपये के शेयर खरीदे थे, ठीक है, लेकिन मार्केट में जब इसका प्राइस 900 रुपये आया तो उन्हें लगा यार अरे एक ही दिन में 100 रुपये कम हो गए। पता चला कि अगर 2-4 दिन मैंने और लगाए तो ये 1000 रुपये मेरे ऐसा ना हो 100 रुपये के बराबर हो जाए। तो एक व्यक्ति ने 900 रुपये पर बेच दिए। जब इसने बेचने शुरू किए तो दूसरे को लगा और कम होगा, तब तक प्राइस उसने लगा दिया। नहीं, मैं तो, जो खरीदने वाले थे उन्हें मौका मिला, बोले मैं तो 800 में खरीदूंगा। तो जब इसने, पहला व्यक्ति 900 रुपये पे बेच के निकल गया, दूसरे ने 800 पे बेचे, तो प्राइस और तेज़ी से कम होने शुरू हुए और एक के बाद एक लोग क्या कर रहे थे? अब अपने सारे पैसे निकाल करके फटाफट अपने सारे शेयर बेचने शुरू किए। जिसका जिस भी प्राइस पर बेका उसने बेचा और मार्केट से बाहर आ जाना चाहता था, क्योंकि सबको लगता था कि यार 1000 रुपये अगर हमने डालें ऐसा ना हो बाद में 100 रुपये के बराबर रह जाए, वैल्यू गिर जाए, रिटर्न हमें मिले ही ना। तो ये सोचते हुए एक दिन के अंदर 13 बिलियन शेयर्स जो है वो लोगों ने बेच डाले। और जब शेयर मार्केट से सारा पैसा, इतना बड़ी अमाउंट में एक दिन के अंदर इतना सारा पैसा बाहर आ गया, लोगों ने अपना पैसा वापस खींच लिया, तो शेयर मार्केट जो है वो कैसे हो गया? यानी अमेरिकी शेयर मार्केट कोलैप्स हो गया। अमेरिकी शेयर मार्केट क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। ठीक, कोलैप्स हो गया यानी गिर गया अमेरिकी शेयर बाज़ार 1928 में। और यहीं से शुरुआत हुई किसकी? रिसेशन की। शेयर मार्केट से लोगों ने पैसा बाहर निकाला और अमेरिका की जो टॉप इंडस्ट्रीज़ कंपनीज थी वो धीरे धीरे कोलैप्स होती चली गई, क्योंकि अब उनके पास पैसा नहीं बचा, क्योंकि पैसा तो पब्लिक का ही था जो शेयर के रूप में उनके पास था, जो इन्वेस्ट कर रखा था उनकी कंपनी में। और जब लोगों ने अपने शेयर बेचे, अपना पैसा वापस निकाल लिया, तो अब उनके पास कुछ नहीं बचा। यानी अमेरिका की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कोलैप्स हो गई, उनमें प्रोडक्शन बंद हो गया। अब अमेरिका की खुद की हालत बहुत ख़राब हो गई जब एक दिन में
13 बिलियन, ये तो एक दिन है, उसके आगे भी बेचे होंगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। तो अमेरिका का जो शेयर मार्केट है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये नीचे आ गया और अमेरिका की जो टॉप इंडस्ट्रीज़ थी वो सब कोलैप्स हो गई, उनमें प्रोडक्शन बंद हो गया, फैक्ट्रीज़ बंद हो गई। और जब फैक्ट्रीज़ बंद हुई, उनका प्रोडक्शन या तो बंद हो गई ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़, या फिर उनमें 60% तक प्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो गया, कम हो गया। और जब फैक्ट्री में जब ज़्यादा काम ही नहीं होगा तो ज़्यादा लोगों को रख के क्या करेंगे, यानी बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बहुत सारी कंपनीज़, जब कंपनी का बजट कम हो गया, पैसा कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, तो उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ लोग ज़्यादा लोगों को रख के क्या करते, उनको भी बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए। अब ये स्थिति अमेरिका में हुई, जो कि उस समय सबसे तेज़ी से आगे बढ़ती हुई इकॉनमी था, तो इसका असर, इसकी देखा देखी बाकी देशों के भी जो शेयर बाज़ार थे उनकी भी यही स्थिति हुई कि अमेरिका का ये हाल हुआ तो वहाँ के जो लोग थे उनको भी लगा यार हमारा पैसा भी डूब जाएगा, तो बाकी देशों ने भी यही प्रोसेस शुरू हो गई। सब जगह यही हाल हुआ, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकालना शुरू किया और इकॉनमी हर जगह की डाउन होती शुरू हुई। और ये जो रिसेशन था, ये जो मंदी थी, अमेरिका से 1928 में शुरू हुई, धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई और इसी को कहा गया क्या, ग्रेट डिप्रेशन। क्या कहा गया इसको, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका। और ये 1929 से लेके 1932 तक चला, यानी अगले 3 साल तक यही स्थिति बनी रही। अगले 3 साल तक यही स्थिति बनी रही। 1929 से 1932 तक 3 साल तक यही चलता रहा कि यूएसए में जो टोटल प्रोडक्शन था वो कितना हो गया, हाफ हो गया। यूएसए की जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी वो अब तक जितना 100%, अगर 100 चीज़ें बनाती थी तो 50 बना रही थी, उनका प्रोडक्शन डाउन हो गया। प्रोडक्शन डाउन हुआ तो अमेरिका बाहर एक्सपोर्ट करके जो पैसा कमाता था वो पैसा भी कम हो गया, तो अमेरिका अब जर्मनी की मदद नहीं कर सकता था। यानी अब तक जो छोटे छोटे लोन दे करके वो जर्मनी की मदद कर रहा था, वो जर्मनी की मदद से उसको हाथ खींचना पड़ा। अब उसे पहले अपने आप को ही संभालना था, वरना उसकी खुद की हालत जर्मनी जैसी हो जाती अगर वो खुद को नहीं देखता तो जर्मनी की हेल्प यहाँ रुक गई। और इस मंदी का असर जर्मनी पर सोचो कितना भयानक पड़ा होगा। जब अमेरिका का ये हाल हुआ तो जर्मनी की इंडस्ट्री तो अभी केवल स्टेबल हुई थी, दोबारा से शुरू करने वाली थी, तब तक रिसेशन आ गया। तो जब अमेरिकी कंपनियों में से लोगों ने पैसा निकाल लिया अपना अमेरिकाई शेयर मार्केट से, तो जर्मनी के नागरिक जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था वो अपना पैसा कहाँ लगाते, उसमें उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी कम थी। तो जर्मनी की जो इंडस्ट्री जो दोबारा से खड़े होने की कोशिश कर रही थी वो फिर से कोलैप्स हो गई और जर्मनी की हालत अब पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई इस रिसेशन के चलते। हुआ ये कि जर्मनी में अब चारों तरफ बेरोज़गार दिखाई दे रहे थे, इंडस्ट्रीज़ पहले ही पूरी तरीके से तबाह थी और इस रिसेशन ने और साथ में अमेरिका से मिलने वाली मदद भी बंद हो गई। लोगों के बैंक में जो पैसा था उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। मैंने बोला ना, बैंक में अगर 1000 रुपये तो उसकी वैल्यू 100 रुपये के बराबर रह गई। तो जिनके पास ज़्यादा पैसा था उनका भी कोई फ़ायदा नहीं था, बैंक में भले ही लाखों रुपए पड़े हों, उनकी वैल्यू 1000 रुपये के बराबर रह गई, क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा था जो उन्होंने खुद दिया था। जो यूथ हैं, जो युवा हैं, वो हर जगह देखे जा सकते थे। और जर्मनी में जो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करते थे, वहाँ पर जो बेरोज़गार युवा हैं उनकी लंबी लंबी जो लाइनें हैं, जो क्यूज़ हैं, वो देखे जा सकते थे। नौकरी की तलाश में युवा घूमते थे। इनफैक्ट हालत ये थी कि वहाँ जो बेरोज़गार लोग थे वो अपने गले में एक बोर्ड टांग लिया करते थे और उस पर लिखा हुआ होता था विलिंग टू डू एनी वर्क। यानी इतनी बुरी हालत थी, लोगों के पास कोई काम नहीं था, वो गले में एक बोर्ड लटका करके खड़े हो जाते थे सड़क के किनारे कि कोई भी काम करवा लीजिए, हमारे पास कोई काम नहीं है लेकिन हमसे कोई काम करवा लीजिए, हमें कोई ना कोई काम दे दीजिए जिससे हम थोड़ा बहुत कुछ कमा सकें और अपनी लाइफ चला सकें। जिनके पास पैसा ज़्यादा था उनके पैसे की वैल्यू नहीं रही, जिनके बिजनेसेस थे, बिज़नेस पूरी तरीके से बिल्कुल बर्बाद हो गए, इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो चुकी थी और जो पेंशनर्स वगैरह थे उनकी पेंशन्स वगैरह, ये सारी चीज़ों की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, क्योंकि पेंशन थोड़ी बहुत मिलती थी लेकिन उस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं थी। तो चारों तरफ एंग्जाइटी, डिस्पेयर, बहुत बुरी स्थिति थी जर्मनी की। और जर्मनी का युवा जब बेरोज़गार हो गया तो जर्मनी में फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने, भाई सीधी बात है, हर व्यक्ति को वहाँ पर, अब युवा थे, उनके पास कोई काम था नहीं, बेरोज़गार थे, पेट उनको भी भरना था, फिर क्या करेंगे, जिनके पास था उनसे छीनना, चुराना, चोरी करना, यानी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से जर्मनी में बढ़ने लगी। ना लोगों के पास रोज़गार था, ना ही खाने के लिए बहुत ज़्यादा खाना, जो कुछ था वो बहुत ज़्यादा महंगा था। तो दिन प्रतिदिन जो है स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी।
बहुत बुरी स्थिति थी। ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस जर्मनी ने पहले कभी भी फेस नहीं किए थे। तो इधर जो गवर्नमेंट थी जर्मनी की, वेमर रिपब्लिक, वो इन सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से फेल हो गई थी। वो इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो इस कंडीशन को कंट्रोल इसलिए नहीं कर पा रही थी, कंट्रोल करने के लिए वो बार बार अपने डिपार्टमेंट्स, अपने लीडर्स को बदलती, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी कई सारे चेंजेस थे, और कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे डिफेक्ट्स थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना जर्मनी का, उसमें एक डिफेक्ट बहुत बड़ा ये था, बता देता हूँ यहाँ पर। उसमें एक बहुत बड़ा डिफेक्ट ये था, आर्टिकल, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में था आर्टिकल 48, एक आर्टिकल था आर्टिकल 48 जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में। इस आर्टिकल 48 की कमी ये थी कि इस आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग जर्मनी के प्रेसिडेंट को अधिकार था कि वो कभी भी जर्मनी में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता था। इसका प्रयोग करते हुए, इसका मिसयूज़ करते हुए कई बार जर्मनी में जो न्यू वेमियर रिपब्लिक की सरकार थी, उन्होंने इमरजेंसी, इसमें कई बार इमरजेंसी डिक्लेयर की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365, और मात्र 292 डेज़ में, 292 डेज़ में, 292 दिन में, यानी एक साल से भी कम के समय में जो सरकार थी, जो वेमियर गवर्नमेंट थी, जो वेमियर रिपब्लिक जो गवर्नमेंट थी, वेमियर गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे कैबिनेट, यानी जो कैबिनेट, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कैबिनेट क्या होती है, यानी जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है, उसके कुछ जो टॉप मिनिस्टर्स होते हैं उनको मिला के उसकी कैबिनेट बनती है, उन्हीं की सलाह से वो सारे फैसले लेता है, सरकार चलाता है। तो वेमियर गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है, 30 कैबिनेट बदल चुका था। कितनी कैबिनेट बदली? 30 कैबिनेट बदल गई। मतलब एक साल से भी कम समय में सरकार ने 30 बार अपने मंत्रियों को बदला। सोचिए, जब एक साल में इतनी बार मिनिस्टर्स को बदल दोगे तो फिर वो काम करेंगे कब, उन्हें मौका मिलेगा कब? तो ये गवर्नमेंट जो है बहुत बुरी तरह फेल हुई थी इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करने में, और बहुत ही कमज़ोर गवर्नमेंट साबित हुई थी। दूसरी चीज़, ये गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं थी, कई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे डेमोक्रेट्स हो गए, रेडिकल्स हो गए, उनके कोलिशन से बनी थी, गठबंधन से। कोलिशन गवर्नमेंट में होता है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होता तो है, लेकिन उसकी सरकार बाकी कई लोगों के सहयोग से चलती है। अगर ये कोई फैसला लेते हैं, दूसरा नहीं चाहता तो वो नहीं करने देगा, अदरवाइज सरकार चली जाएगी। तो अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए कोलिशन इन्होंने बनाए रखा, आर्टिकल 48 का कई बार मिसयूज़ करा, और लोगों की लेकिन समस्याओं का, इस हाइपर इन्फ्लेशन और उसके बाद रिसेशन, इंडस्ट्रीज़ का डाउन होना, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना, इन चीज़ों का इस गवर्नमेंट के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं था, जिससे अब इस गवर्नमेंट में और डेमोक्रेसी से जर्मनी की जनता का विश्वास पूरी तरीके से उठ गया था। उन्हें अब डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में और इस तरीके की चीज़ों में कोई विश्वास नहीं था। वो तो बस ये चाहते थे कोई एक ऐसा लीडर आए, कोई एक ऐसी सरकार आ जाए, कोई एक ऐसा लीडर आ जाए, चाहे राजा या डिक्टेटर कोई भी क्यों ना हो, वो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाले, अनएम्प्लॉयमेंट से, इंडस्ट्रीज़ जो हमारी कोलैप्स हो रही हैं इनको कोलैप्स होने से रोक ले, ठीक है, जर्मनी को वापस विकास के रास्ते पर, डेवलपमेंट के रास्ते पर ले आए, और इन सारी परेशानियों से हमें फ्री कर दे, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस थे, बहुत बुरी स्थिति थी। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हमने इस लेक्चर में पढ़ा, समझा, जाना। और यहाँ पर ये दिया हुआ द ईयर्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, मैंने पढ़ा दिया ये वाला हिस्सा। अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा एक बार पढ़ लेंगे बुक से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आराम से समझ में आने लगेगा। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसके विषय में जो भी डाउट्स होंगे वो ज़रूर क्लियर करूँगा।